वेलकम टू OSRC विद राव यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिक लिनक्स की कमांड्स और यूटिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, उसके लॉगिन को डिस्कस करेंगे, उसके टर्मिनल को डिस्कस करेंगे और उसके डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और किन किन टर्मिनल्स के ऊपर और कुछ जो लिनक्स की फीचर्स हैं कि वाई वी यूज़ लिनक्स या क्यों रिकमेंड किया जाता है कि किसी भी सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर या ऑनलाइन इन्वायरमेंट के अंदर आपको लिनक्स को यूज़ किया जाता है। ऐसे कौन से इसके जो बेस्ट फीचर्स हैं जिनकी वजह से इनको यूज़ किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस सीरीज़ को कवर अप करें। सबसे पहले मैंने बूट किया और बूट करने के बाद मैं सिस्टम पे ये मेरे पास आ गया, वो VMware पे हमने पहले लेक्चर में इंस्टॉल किया था। मैं एज ए रूट ही लॉगिन होता हूँ इसमें। ये GUI के ऊपर है, लेकिन मोस्टली हम लोग इसको जो कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिस्टम के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको टर्मिनल के ऊपर कराऊंगा, कंसोल के ऊपर कराऊंगा, कमांड बेस उस चीज़ के ऊपर होगा, क्योंकि प्रोफेशनली ग्राफिकल यूज़ नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करके एक टर्मिनल बना लेता हूँ, जो कि ये मेरे पास एक टर्मिनल आ गया। बेसिकली लिनक्स के अंदर सबसे पहले अगर मैं जब भी आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के से साथ ही आपको प्रॉम्प्ट मिलता है, कोई ना कोई इस तरह का सीक्वेंस मिलता है। उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, समझते क्या हैं। जो पहला नाम होता है वो यूज़र नेम होता है। अब मैं रूट से लॉगिन हुआ हूँ तो मेरा यूज़र नेम रूट ही है। @ का मतलब है कि जैसे कि आप कोई यूज़र नेम मेल का यूज़र क्रिएट करते हैं, raw@hotmail.com या yahoo.com या gmail.com। इट्स मीन राव का अकाउंट क्रिएटेड है उस डोमेन के ऊपर। इसी तरह इसके बाद आपके होस्ट नेम होता है। होस्ट नेम, इस कंप्यूटर का नाम क्या है, इस कंप्यूटर का नाम जो इस वक्त जो मैंने रखा हुआ है वो training-CentOS है, इसका होस्ट नेम है। उसके बाद टिल्डा है। टिल्डा जो होता है वो किसी भी यूज़र का होम प्रोफाइल होता है। जब भी यूज़र लॉगिन होता है उसको, जब यूज़र क्रिएट होता है तो सिस्टम उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक डेडिकेटेड स्पेस एलोकेट कर देता है, एक एरिया एलोकेट कर देता है और उसके बाद उसने जो भी काम करना होता है वो जो उसके ऊपर वो उस पर करता है और उसको वो फुल कंट्रोल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ होती है, तो उसको मेंशन किया जाता है टिल्डा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैश। जो हैश मिलता है वो आपको एज ए ज़ीरो ID के साथ, क्योंकि लिनक्स के अंदर या यूनिक्स फैमिली के अंदर आपकी ID बेस चलता है। यूज़र का नाम की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी ID की वैल्यू होती है। लिनक्स में 2 टाइप्स की IDs इसमें डिस्कस किया जाता है, या उसमें होता है एक ज़ीरो, एक नॉन ज़ीरो। जो ज़ीरो ID होती है, जिस यूज़र की भी ज़ीरो ID होती है, वो सिस्टम उसको एज ए रूट सुपर यूज़र के तौर के ऊपर लेता है। हम ये देखते हैं कि इसकी ID अगर मैं करके एंटर करता हूँ तो रूट UID या GID उसकी ज़ीरो है। इट्स मीन रूट सुपर यूज़र। जो सुपर यूज़र होगा, जिसकी ID होगी, उसको प्रॉम्प्ट ये आपको हैश का मिलेगा। अगर कोई नॉर्मल यूज़र होगा तो उस नॉर्मल यूज़र को जो ID मिलेगी वो $, जो प्रॉम्प्ट मिलेगा वो $, मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र ऐड। इसकी यूज़र क्रिएशन का जो लेक्चर है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस वक्त मैं जस्ट आपको टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र ऐड टेस्ट, और इसको मैं एक पासवर्ड भी असाइन कर देता हूँ, passwd टेस्ट, और कोई भी इसको मैंने एक पासवर्ड असाइन कर दिया। ये आपको मैसेज ज़रूर देता है। जो मैंने इसको पासवर्ड किया, मैंने 6 कैरेक्टर का दिया था, तो उसने मुझे कहा कि ये पासवर्ड बैड पासवर्ड है और लेस देन 8 है, शॉर्टर देन है, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की होती है। अब लिनक्स के अंदर एक और चीज़ भी है। अब मैं इसको
मल्टीपल्स लॉगिन अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसकी डिटेल में इसको डिस्कस करूं या उस चीज़ के ऊपर जाऊं कि लिनक्स में आपको एट ए टाइम मल्टीपल यूज़र लॉगिन होने की प्रिविलेजेस देता है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपकी मल्टीटास्किंग का एक गुड एग्जांपल है कि अगर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग का कहते हैं तो ये उसका एक गुड ऑप्शन है कि आप ये सिस्टम ये मल्टीटास्किंग के ऊपर आता है ये वाला चीज़ के ऊपर। तो अब अगर मैं GUI के ऊपर हूँ तो अगर मैंने उसको कन्वर्ट करना है टर्मिनल के ऊपर तो Alt Control F2। मैं जो ही Alt Control F2 करूँगा तो मैं GUI से इसके ऊपर टर्मिनल के ऊपर कंसोल के ऊपर आ जाऊँगा। और अब मैं यहाँ यूज़र टेस्ट जो मैंने यूज़र क्रिएट किया था टेस्ट और उसका मैं पासवर्ड देता हूँ। अब देखिएगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो मिला है वो $साइन मिला है। इसकी आईडी में अगर मैं चेक करूं तो इसकी आईडी है 1001। इट्स मीन नॉन जीरो आईडी। जिस यूजर को भी नॉन जीरो आईडी होगी उसको जो $साइन है जो उसको प्रॉम्प्ट है वो $साइन होगा। जिस यूजर की जीरो आईडी होगी उसको हैश मिलेगा। और सिस्टम में लिनक्स में या यूनिक्स के अंदर जो राइट्स दिए जाते हैं जो प्रिविलेजेस दी जाती है वो आईडी बेस होती है। ये जीरो एंड नॉन जीरो दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जीरो एज ए रूट एज ए सुपर यूजर के तौर के ऊपर यूज होता है। अभी आपको ये 6 कंसोल्स अवेलेबल होती हैं बाय डिफॉल्ट। 6 कंसोल्स अवेलेबल होती हैं और आप इसमें सिंगल यूजर से या मल्टीपल यूजर से अभी मैं Alt F मैं करूँ तो मुझे वो बता देगा कि मैं किस वक्त कौन सी टर्मिनल पे हूँ। इस वक्त मैं TTY6 के ऊपर हूँ। अगर मैं Alt F3 करता हूँ तो मुझे एक और कंसोल दे देता है और इस पे मैं एज ए रूट ही लॉग इन हो जाता हूँ तो मुझे वो और मैं TTY चेक करता हूँ तो मुझे वो टर्मिनल 3 बता रहा है। यानी इस तरह Alt F1 2 3 4 5 6 यूजर्स तक अवेलेबल हैं। आप इस पे कर सकते हैं। अगर आपने कंसोल से GUI के ऊपर शिफ्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल F7 को यूज करते हैं तो वो आप शिफ्ट कर जाते हैं। इस वक्त जो है X सर्वर को चलाने के 2 तरीके होते हैं। बेसिकली GUI सर्वर को लिनक्स के अंदर X सर्वर कहा जाता है। या तो आप इसको स्टार्टिंग के ऊपर रन लेवल 5 के ऊपर इसको चला लें या फिर आप इसको जब आप रन लेवल 5 पे चलाते हैं तो ये TTY1 के ऊपर चल रहा होता है। जब आप किसी भी TTY1 पे सिस्टम को बूट करते हैं कंसोल पे सिस्टम को बूट करते हैं और स्टार्ट X से एज ए टेम्परेरी X सर्वर चलाना चाहते हैं तो ये 7 के ऊपर लिसन करता है उस चीज़ के ऊपर। तो अब ये 2 प्रॉम्प्ट हैं हमारे पास। 2 प्रॉम्प्ट हमने इस चीज़ को देख लिया कि ये चीज़ें हैं और ये मल्टीपल टास्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकली अगर हम इसको देखें कि हर कोई हमें कहता है कि आप लिनक्स को यूज़ करें। लिनक्स बहुत बेहतर है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और ये वजह है उस चीज़ के ऊपर है। सोर्स कोड ठीक है अवेलेबल है, बाकी चीज़ें भी आपकी इसके अंदर वो चीज़ें हैं कि हमें व्यू मिल जाता है, हमें प्रिविलेजेस मिलती है, हमें कंट्रोल मिलता है, हम कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं, हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये भी एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जिसकी वजह से ये सर्वर साइट्स के ऊपर और मेन क्रिटिकल डाटा के ऊपर इसकी रिलायबिलिटी जो है वो पुअर है एज कंपेयर टू लिनक्स। बेसिकली जब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, कर्नल की बात करते हैं तो कर्नल की डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट आप उसका काम होता है, आईओ का है, फाइल सिस्टम का है। उसी में एक मॉड्यूल, क्योंकि ये मॉड्यूलर अप्रोच के ऊपर है, विंडोज भी मॉड्यूलर अप्रोच पे है, लिनक्स भी मॉड्यूलर अप्रोच के ऊपर है। लेकिन जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, मेमोरी मैनेजमेंट MM के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ होती है। विंडोज़ का मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत पुअर है एज कंपेयर टू लिनक्स।
के या यूनिक्स फैमिली। जब हम लिनक्स की बात कर रहे होते हैं तो हम यूनिक्स फैमिली की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली विंडोज़ करता क्या है, सिस्टम के जितने भी प्रोसेस होते हैं, सिस्टम प्रोसेस होते हैं या आपके क्रिटिकल एप्लीकेशन के हैं या रनिंग एप्लीकेशंस के प्रोसेस हैं, वो सारे रैम में चलते हैं। अब रैम की मैनेजमेंट, रैम की जो परफॉर्मेंस है या यूटिलिटीज है, उसकी हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया में एक अटैक है जो कि बहुत ही बैड अटैक समझा जाता है, स्वेयर अटैक है, उस चीज़ के ऊपर है, उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी अटैक, कि किसी भी सिस्टम की रिसोर्सेज को आप डिसेबल कर दें या रिसोर्सेज की को स्लो कर दें, पुअर कर दें या उसकी अवेलेबिलिटी को आप ख़त्म कर दें। ये अटैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ पे। विंडोज़ के ऊपर बिल्ट इन ये अटैक आता है। विंडोज़ पे बिल्ट इन जो अवेलेबिलिटी अटैक है वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है उस चीज़ के ऊपर। बेसिकली करता क्या है, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, विंडोज़ क्या करता है कि विंडोज़ के पास जितनी भी रैम होती है वो उस रैम का एक ब्लॉक क्रिएट करता है, और जितने प्रोसेस हैं, चाहे वो सिस्टम प्रोसेस है, हार्डवेयर प्रोसेस हैं या यूजर प्रोसेस हैं या एप्लीकेशन प्रोसेस हैं, वो तमाम प्रोसेस वो सिंगल ब्लॉक के अंदर आपका चलते हैं, पार्ट होते हैं। प्रोसेस का स्टक होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो यूनिक्स फैमिली में भी होता है, वो विंडोज में भी होता है, वो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप सिंगल ब्लॉक के अंदर कर रहे होते हैं तो विंडोज में अगर कोई प्रोसेस स्टक होता है और वो स्वेयर लेवल के ऊपर स्टक होता है, किसी सिस्टम से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, ड्राइवर से रिलेटेड है, कोई लो लेवल के ऊपर कोई प्रोसेस रन हो रहा है, अगर ऐसा प्रोसेस स्टक होता है तो वो पूरे मेमोरी के ब्लॉक को स्टक कर देता है। जब वो मेमोरी का ब्लॉक स्टक होता है तो सिस्टम हैंग हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये चलता है कि ये सिस्टम हैंग हो जाता है, आपको बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम है वो इस ब्लॉक की वजह से होता है। हर दफा वो एंड टास्क देते हैं, इस टास्क से किल कर लें, बात जो मैंने की कि ऊपर के प्रोसेस को तो वो किल कर देता है, जो लो लेवल के प्रोसेस होते हैं वो किल नहीं हो पाते, वो कुछ देर के लिए उसका इंतजार करते हैं और उसके बाद सिस्टम को रीबूट के ऊपर ले जाते हैं। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है विंडोज के अंदर, रजिस्ट्री, जो कि उसका खुद एक बहुत बड़ा फ्लॉस है। बेसिकली आपको कोई भी चीज़ जब विंडोज़ के अंदर आप कॉन्फ़िगर करते हैं या कोई नई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रन टाइम पे अपने आप को अपडेट करे, नई चीज़ को अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता। वो एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप अपनी रजिस्ट्री को अपडेट करता है, जो सर्विसेज उसकी रजिस्ट्री का पार्ट होती हैं उनको वो ऑन ऑफ करता है। इसलिए आपको विंडोज को बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है, ये कि किसी भी नेटवर्क के अंदर, किसी भी लाइव सिनेरियो के अंदर, किसी भी क्रिटिकल सर्विसेज के अंदर अगर आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है, सर्वर आपका रिबूट हो जाता है, तो इट्स मीन कि आपकी मौत वाक़या हो जाती है, आप डेथ बेड पे चले जाते हैं, आप कट ऑफ हो जाते हैं नेटवर्क से, दुनिया से और उस चीज़ के ऊपर, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एज कंपेयर टू लिनक्स, लिनक्स की जो मेमोरी मैनेजमेंट है या यूनिक्स की मेमोरी मैनेजमेंट है बहुत एफिशिएंट है। अब यूनिक्स में करता क्या है, वो यूनिक्स के अंदर वो अपने मेमोरी ब्लॉक का एक ब्लॉक नहीं क्रिएट करता, एन ब्लॉक क्रिएट करता है। लिनक्स में हर चीज एज ए यूजर के तौर के ऊपर आती है। आपने एक सीडी रोम लगाया, हार्डवेयर है, और वो जब हार्डवेयर अटैच होगा तो वो एज ए यूजर होगा। जब एज ए यूजर होगा तो उसको एक शेल असाइन किया जाएगा, जब एक शेल असाइन किया जाएगा तो उसका एक मेमोरी ब्लॉक होगा और उसका जो प्रोसेस होगा वो उस मेमोरी ब्लॉक में चलेगा। अगर वो ब्लॉक स्टक हो जाता है तो वो सिस्टम को स्टक नहीं करता, बाकी सिस्टम उसका जो का तो वर्किंग में होता है, वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर होता है। इसलिए लिनक्स हैंग नहीं होता। लिनक्स के ऊपर अवेलेबिलिटी अटैक के बहुत कम चांसेस है, नेटवर्क के ऊपर हो सकते हैं या किसी और चीज पे हो सकते हैं, उसके ओएस के ऊपर नहीं हो सकते। और अभी मैंने जो कंसोल्स की आपको बताई, टर्मिनल्स की बात बताई, अभी हम ग्राफिकल यूज करते हैं। अक्सर बात कहा जाती है कि नहीं लिनक्स भी हैंग हो जाता है, अगर आप उसके ग्राफिकल को यूज कर रहे होते हैं, कोई चीज डालते हैं तो वो स्टक हो जाता है। एक चीज को नोट कीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टक नहीं होता, वो जीयूआई का प्रोसेस स्टक होता है।
वो सर्विस स्टॉक होती है। तो आप Alt F1 2 3 जो अभी मैंने टर्मिनल की आपकी यहाँ पर एक लैब की थी, उसकी मदद से आप उसको जाके ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसको सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं, जो भी रेमेडी है आपकी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम स्टक नहीं होता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, रीजंस है। बाकी मैंने आपको कहा कि वेल नोन फाइल सिस्टम हो गए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगे, प्रिविलेजेस हो गई, व्यू हो गया, सिस्टम कंट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें हैं उसके ऊपर है। लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव है या वो चीज़ मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल, जिसकी वजह से ये सर्वर को साइड पे चले जाते हैं, विंडोज को नहीं यूज़ करते, ये मेन डिफरेंस उस चीज़ के ऊपर है। अभी टर्मिनल को इसलिए आपका है, इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा डाउटफुल बात आ जाती है। हाँ, ट्रू मल्टी जो टास्किंग है वो लिनक्स के ऊपर आपको नजर आता है, पैरेलल आपको तमाम प्रोसेसेस और उन चीज़ों की उसमें आपको नजर आता है। वो चीज़ें इसके ऊपर वो चीज़ आपका आ जाती हैं। अभी हमने देखा आईडी बेस या वो चीज़ देखा। देखिए सीक्वेंस है, जब भी कोई आप यूजर क्रिएट करते हैं तो etc passwd के ऊपर आपकी वो एक यूजर जाके क्रिएट करता है। जब आप लॉगिन होते हैं, सिस्टम में लॉगिन होते हैं, देखिएगा कि जो ही मैं ये मेरे पास विंडो आती है, मैं यहां से लॉगिन हुआ, टेस्ट लॉगिन हुआ, लॉगिन होते के साथ उसने क्या प्रॉम्प्ट किया, पासवर्ड्स। इसको गौर से देखिएगा, पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, मैंने उसको पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया, एक तो उसने मुझे इसकी लोकेशन बताई, test@training सेंटोस इस होस्ट नेम पे, ये टेस्ट नेम यूजर है, और टिल्डा इसकी होम प्रोफाइल्स है, और उसके बाद मुझे $साइन असाइन कर दिया, $साइन मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, मेरा शेल दे दिया, क्योंकि उसने देखा कि नॉन जीरो आईडी है तो उसने मुझे $साइन दे दिया। अब मैं अगर इसको दूसरे एंड पे जाके देखता हूं, अभी जो हमने किया, जो ही यूजर लॉग इन होता है, मैं पासवर्ड क्रिएशन की बात बाद में करूंगा, जो ही यूजर लॉग इन होता है, लॉग इन होते के साथ ही सबसे पहले वो cat passwd की फाइल में आता है। इस फाइल में आया, इस फाइल में आते के साथ ही आपने यूजर नेम डाला, उसने सबसे पहले चेक किया कि क्या यूजर नेम टेस्ट है, एग्जिस्ट करता है, यस। उसके बाद उसने, हमारे पास दूसरी विंडो किस चीज की आती, पासवर्ड की, जो ही एंटर किया उसने हमसे पासवर्ड मांगा, ठीक। अब उसने दूसरा पैरामीटर क्या नजर आया उसको दूसरा पैरामीटर जो नजर आया वो उसका एक्स नजर आया। एक्स पासवर्ड नहीं है, एक्स का मतलब है कि इसका पासवर्ड है, और इस पासवर्ड की जो वेरिफिकेशन है वो लिनक्स में, इस पासवर्ड की जो पासवर्ड जहां स्टोर होता है, जहां से टेस्ट होता है, वो एक शैडो की फाइल होती है, चूंकि इंक्रिप्टेड को करता है, इस वहां एक्स था तो उसको ये शैडो की तरफ उसने ट्रांसफर कर दिया, और इसका ये पासवर्ड है। अब अगर आप पासवर्ड इसका वेरीफाई हो जाता है, जब हमने उसका पासवर्ड दिया और पासवर्ड वेरीफाई हो गया, तो उसके बाद उसने शेल का डिसीजन लेना है कि इसको शेल कौन सा, इसको एनवायरनमेंट कौन सा देना है, इसको हैश देना है या डॉलर देना है। तो वो किस चीज को टेस्ट करेगा, उसकी आईडी को टेस्ट करेगा। उसने देखा कि नॉन जीरो आईडी है, नॉन जीरो आईडी है, तो उसने उसको क्या दे दिया, $साइन दे दिया। अगर वो जीरो आईडी होता तो उसको वो उसको हैश देता उसके ऊपर। तो ये चीज, और उसके बाद उसने देखा कि ये उसका प्रोफाइल है, कहां पर प्रोफाइल है, और उसको लॉगिन कर दिया। अब देखिए, अभी हमने एक तो बातें की कि जी लिनक्स जो है वो नाम को नहीं देखता, रूट की कोई वैल्यू नहीं है, रूट को वो नहीं जानता, ठीक है, रूट कहीं यूजर ने उसका असाइन किया होता है, लेकिन उसकी जो प्रिविलेजेस डिपेंड करती हैं वो करती हैं आईडी पे, जीरो आईडी पे। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस टेस्ट को, इस यूजर को जीरो आईडी असाइन कर देता हूं, ठीक। EVI एडिटर यूज के हम बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मेरा टास्क क्या है कि मैं इसको जीरो आईडी की, यूजर आईडी की, मैं ग्रुप को भी नहीं चेंज करता, ठीक है, क्योंकि मुझे वो प्रॉम्प्ट देगा। अभी अगर मैं Alt Ctrl F2 और यहां से मैं लॉग आउट होता हूं और मैं अब टेस्ट से आता हूं, अब मुझे प्रॉम्प्ट क्या मिला,
अब मुझे प्रॉम्प्ट उसका हैश मिला और मैं अगर आईडी करूं तो उसने मुझे आईडी 0 दे दी। हालांकि देखो जहां से वो नाम लिखता है ना वो टेस्ट वो रूट ही है आपकी उस चीज के ऊपर है। वो आप आगे भी फर्दर आपको थोड़ा बहुत अगर आपने प्योरली रूट का नाम खत्म करना है तो वो अच्छी तरह से। अब ये यूजर काम कर सकता है, जैसे कि मैं इसको यूजर ऐड की एक प्रिविलेजेस है, मैं इसको ये क्रिएट करना चाहूं, मैंने यूजर ऐड क्रिएट कर दिया। हालांकि नॉर्मल यूजर को तो यूजर क्रिएशन की परमिशन नहीं होती, तो मैंने क्रिएट कर दिया उस चीज के ऊपर। अब मैं इसमें के हमारी जो ये वाली जो हमने ये बात की थी कि वो आईडी बेस्ड चलता है, तो अभी यहां पे उसको मैंने टेस्ट यूजर को 0 आईडी की। अब है पासवर्ड का प्रॉम्प्ट। अगर मैं पासवर्ड के प्रॉम्प्ट को मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर एम्प्टी पासवर्ड चला जाए। एम्प्टी पासवर्ड जाने का मतलब है कि मैं यहां से एक्स पैरामीटर को उड़ा देता हूं। अगर एक्स होगा तो वो कहेगा कि आप पासवर्ड असाइन करें, इट्स मीन रिक्वायर्ड टू पासवर्ड। अगर एक्स नहीं है तो वो एज ए एम्प्टी यूजर चला जाएगा मेरे पास। मैं यहां से कंट्रोल डी से आप लॉग आउट करते हैं और मैं अब इसको टेस्ट किया और ये मेरा विदाउट पासवर्ड प्रॉम्प्ट आपका यूजर आ गया। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक है लिनक्स के अंदर, आपको कमांड्स के ऊपर मत जाएं। कमांड्स आपको बेवहा मिल जाती हैं और आप लॉजिक के ऊपर जाएं, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं और बिहेवियर, किसी भी चीज के बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप उसको सीख जाते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि ये चलती कैसे है, इस सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे है, इसका बिहेवियर कैसा है या वो चीजें कैसा है, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत उसको अंडरस्टैंड, हर बार आप मेहनत नहीं कर सकते, हर बार याद नहीं कर सकते। एक दफा आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाए उसके बाद आप किसी भी इन्वायरमेंट में मार नहीं खाते। तो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये इस चीज के ऊपर है। अभी कुछ चीजें मैंने यूज की, मैंने कैट के साथ एटीसी को यूज किया, पासडब्ल्यूडी का किया। मैं इसकी कुछ बेसिक कमांड या उन चीजों से पहले आपके इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहूंगा। मेन चीज इसका वही चीज है, बेसिकली आपका जो फॉरवर्ड स्लैश होता है जिसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, इसको हम सुपर डायरेक्टरी भी कहते हैं। लिनक्स की जो ट्री, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ट्री होता है, स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर उसको सिस्टम को एफिशिएंट करता है, फास्ट करता है, बेस्ट करता है उस चीज के ऊपर। तो उसको लिनक्स का भी ये चीज है जो कि फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर आप उसमें विंडोज के अंदर माई कंप्यूटर को क्लिक करते हैं, उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव सारा वो चीज़ होता है, फिर सी ड्राइव के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर पूरा ट्री बनता है। लिनक्स का जो बनता है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ बनता है। अभी इसके अंदर कुछ फाइलें हैं, कुछ फोल्डर्स हैं जो कि आपको डिफरेंट कलर्स के नज़र आ रहे हैं। ब्लू है और ये पर्पल कलर है, और कुछ आपको अगर मैं इसको एटीसी को करूँ तो इसमें आपको कुछ ब्लैक कलर की फाइलें भी नज़र आ रही हैं उस चीज़ के ऊपर, डिफरेंट वो चीज़ है। बेसिकली लिनक्स इसमें आपको एक्सटेंशन नज़र नहीं आती। लिनक्स के अंदर हमें इस कॉन्फ़िगरेशन इसके कलर से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं और ये ओएस टू ओएस वेरी करता है और उनमें कलर्स भी चेंज है। वहाँ से आप उसके एट्रीब्यूट से आपको पता लगता है कि ये डायरेक्टरी है, ये फाइल है, ये एग्जीक्यूट है, ये नॉन एग्जीक्यूट है, ये क्या चीज़ है उसके ऊपर है। मैं सबसे पहले आपको ये कलर के बारे में थोड़ा सा इसके बताता हूँ। पर्टिकुलर रेड हैट के उसके अंदर यूटिलिटीज़ के अंदर उस चीज़ के ऊपर है। आपके 3 किस्म के यानी कि आपके 5 किस्म के मेन कलर्स चलते हैं। फर्स्ट आपका है जो कि आपका ब्लैक है। अगर आप ब्लैक विंडो के अंदर यूज करेंगे, अगर आप इसमें करेंगे तो आपको ls/etc इसकी जगह वो वाइट नजर आएगा उसमें। अगर आप यहाँ पे करेंगे, ये आपको जो वाइट रंग का जो नजर आ रही है ये एक फाइल है जो टर्मिनल के अंदर, क्योंकि उसका बैक एंड वाइट होता है तो इसलिए वो ब्लैक नजर आता है उसके ऊपर। 5 कलर की स्कीम होती हैं इसकी, जिसको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद में क्लिकली इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे आऊँगा।
अच्छा, अब इसमें क्या है, मैं एक टच से ये मैं इसी में बात करता हूँ, रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर बात करता हूँ। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच के साथ। जो टच है वो एक फाइल क्रिएटर है, एक होता है फाइल एडिटर या मॉडिफायर और क्रिएटर। जो टच है सिर्फ एक एम्प्टी फाइल क्रिएटर है। मैं इसको फाइल 1 के नाम से करता हूँ और ये मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई जो कि ब्लैक कलर की है। जो ब्लैक कलर होता है वो आपका नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। इसको आप नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम टेक्स्ट फाइल या वो चीज़ कहते हैं, उसके ऊपर है। जब इसको लिनक्स में आप एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं, जैसे विंडो में आप एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं, लिनक्स में भी आप एग्जीक्यूट बना सकते हैं। उस एग्जीक्यूट बनाने के लिए ch मोड, उसका मोड चेंज किया जाता है, उसकी परमिशंस को देखा जाता है उस चीज़ के ऊपर। लिनक्स के अंदर आपकी परमिशन जैसे डेक, मैं परमिशन पे बाद में आऊँगा, जरा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिएगा, बल्कि मैं शायद हो सकता है अगले लेक्चर में 755 में देता हूँ और फाइल 1, इस फाइल को मैं देता हूँ ch मोड, चेंज मोड। इसका मोड चेंज किया तो क्या हो गया, अब ये फाइल ग्रीन हो गई। ग्रीन का मतलब है ये फाइल एग्जीक्यूटेबल हो गई। पहले नॉन एग्जीक्यूटेबल थी, अब ये एग्जीक्यूटेबल हो गई। अच्छा, अब जो ब्लू कलर होता है, ये वाला जो ब्लू कलर होता है, ये फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है इस चीज के ऊपर, आप इसको कहते हैं। जो आपकी ये वाली फाइल होती है जो आपको पर्पल कलर की है, जैसे कि मैं इसको ls-l लॉन्ग लिस्ट, जैसे ये एक लिंक फोल्डर होता है, शॉर्टकट जिसको हम कहते हैं, लिंक फोल्डर होता है, उसका कलर ये हो जाता है। और जो आपकी व्हाइट कलर की होती है, जो ब्लैक कलर की होती है, वो नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ग्रीन होती है वो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। इस फाइल को एग्जी से नॉन एग्जी और नॉन एग्जी से एग्जी हम बना सकते हैं इन चीजों से, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये वही उसके ऊपर हो गई। एक कलर होता है रेड, जो कि कंप्रेस फाइल होती है उस चीज के ऊपर। अब कंप्रेस फाइल आपकी जो है, जिसको हम लिनक्स के अंदर 2 किस्म के फाइल सिस्टम होते हैं आपके कंप्रेशन करने के लिए, जो बाय डिफॉल्ट इसका होता है। एक gzip होता है, एक bzip होता है। अक्सर बात जब आप नेट से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, या gzip में करते हैं या bzip में करते हैं उस चीज़ के ऊपर। अभी अगर मैं इसको gzip स्पेस फाइल 1, ठीक है, ये मैंने किया और ये मैंने कंप्रेस की तो इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैंने अनकंप्रेस करना है, gzip, unzip और फाइल, ठीक, 1, सॉरी, gunzip होता है, gunzip फाइल, और ये आपकी अनकंप्रेस हो गई। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। एक bzip टू फाइल, आप इसमें भी इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और unzip फाइल, और ये आपकी अनकंप्रेस हो गई। अब क्वेश्चन यहां पैदा होता है कि क्या हम किसी फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हैं? क्वेश्चन है, सोचें अपने आप को कि क्या हम फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन, नो, हम फोल्डर को कंप्रेस नहीं कर सकते, टेक्निकली नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं। वो किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं? एक टार यूटिलिटी होती है। जैसे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, gzip डॉक्यूमेंट, इसको मैं कंप्रेस करता हूं। वो कहते हैं ये एक डायरेक्टरी है, आप इसको इग्नोर करता है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप जिप फाइल लेते हैं, एक फोल्डर को कंप्रेस कर रहे होते हैं, मल्टीपल फाइलें डाल रहे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसमें आपको ये उसमें एक बैकएंड के ऊपर यूटिलिटी चलती है जो कि टार की यूटिलिटी है उसके ऊपर, ठीक। टार क्या होता है? टार एक फाइल की एक सिंगल, बेसिकली फोल्डर जो होता है वो मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ होता है, मल्टीपल फाइल्स के साथ होता है, फोल्डर्स के साथ होता है। उसका पॉइंटर एक नहीं होता, मल्टीपल पॉइंटर्स होते हैं। अब वो मल्टीपल पॉइंटर्स को वो कंप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे करता है, पहले टार उसको एक सिंगल आईडी के अंदर क्रिएट कर देता है, एक सिंगल आइडेंटिटी के अंदर क्रिएट कर देता है और फिर उसको कंप्रेस कर लेता है। टॉर को क्रिएट करने के लिए क्या है, टॉर
CVF, C फॉर क्रिएट करे, V फॉर वेरीफाई, F फॉर फोर्सफुली। डॉक्यूमेंट्स डॉट टॉर, यानी कि क्या करे वो इस नाम से करे, और सोर्स क्या है उसका, ये डॉक्यूमेंट्स, यानी इस फोल्डर को इस नाम से वो टॉर में कन्वर्ट कर दे। ठीक, अब ये देखिएगा कि ये अब डॉक्यूमेंट्स टॉर के नाम से आ गया। अब ये एक सिंगल फाइल हो गई है। अब मैं इसको कंप्रेस इजीली कर दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डॉट टॉर, अभी ये कंप्रेस हो गया। बेसिकली फोल्डर को कंप्रेस किया जाता है, पहले आपको टॉर की एक्सटेंशन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको आप सेव करते हैं उनके ऊपर। ये 5 कलर स्कीमिंग है आपकी इस चीज के ऊपर, और इन्हीं को आप यूज करते हैं। अब मैं इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूं। बेसिकली हमने देखा कि फॉरवर्ड स्लैश जो है वो इसका एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के तौर के ऊपर यूज होता है, काम करता है उस चीज के ऊपर। ये अपना एक हायरार्की क्रिएट करता है, इसको पता है कि कौन सी फाइल कहाँ स्टोर करनी है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, लिनक्स के अंदर या यूनिक्स के अंदर आपकी हर चीज छोटी छोटी फाइलों में होती हैं जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर यूज हो रही होती हैं। कोई सेंट्रलाइज इसके अंदर वो चीज नहीं होता, हर एक की अपनी फाइल है, और उस फाइल को जब वो प्रोसेस चलता है तो वो उस फाइल को रीड करता है, जो उसके अंदर प्रिविलेजेस हैं या जो फीचर्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करता है, उसका किसी दूसरे डायमेंशन से ताल्लुक नहीं होता, वो सेपरेटली अपना वर्किंग कर रही होती है इस चीज़ के ऊपर। और यही इसकी एक जो परफॉर्मेंस है और फास्ट है उसकी यही एक रीज़न है, वजह है, सारी उस चीज़ के ऊपर है। आप इसको ये समझ सकते हैं, विंडो जो आपकी विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो सिंगल विंडो ऑपरेशन है। लाइक आपकी उसकी जो रजिस्ट्री, हर चीज उसके अंदर विंडोज के अंदर आपकी रजिस्ट्री से ऑपरेट होती है। लिनक्स आपकी मल्टीपल विंडो सिस्टम है, हर एक की अलग विंडो है, हर कोई अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिसोर्स हंग्री नहीं है, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस है। बहुत से फीचर वक्त के साथ साथ हर लेक्चर के अंदर हम किसी ना किसी पॉइंट को डिस्कस करते रहेंगे इस चीज के ऊपर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके ऊपर, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वो क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, या बाद में आप किसी भी लोकेशन को स्पेसिफिक डिवाइस पाथ या वो आप उसको दे सकते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली बिन /bin, जब आप एज ए नॉन जीरो आईडी के साथ आते हैं, जब आप नॉन जीरो आईडी यूजर आते हैं, आपकी जो प्रिविलेजेस होती हैं वो शेल बिन से चलती हैं। देखें, शेल क्या है? शेल सेट ऑफ प्रिविलेजेस हैं। एक यूजर है, दो किस्म की चीजें चलती हैं, एक होता है आपका परमिशन डिनाइड, एक होती है कमांड नॉट फाउंड। जो परमिशन डिनाइड होती हैं वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर लगती हैं, वो डैक डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको पढ़ेंगे, डैक के ऊपर डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल उस पे लगता है। यानी आप इस फाइल या इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर एक्सेस कर सकते हैं तो किस प्रिविलेजेस के साथ? रीड के साथ, राइट के साथ, या एग्जीक्यूशन के साथ, यानी वो किसी फोल्डर, फाइल या डिवाइस के ऊपर लगती है। जो शेल होता है वो शेल आपके प्रिविलेजेस को, आपकी अथॉरिटी को, आपके कमांड को शो कर रहा होता है कि आप क्या कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर आपके मल्टीपल किस्म के शेल्स को वो सपोर्ट करता है, आप अपने शेल भी बना सकते हैं, सेट ऑफ प्रिविलेजेस। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूं कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या कोई भी आप एडिशनल डायरेक्टर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अंदर आप किसी को हायर करते हैं, तो उसका एक सेट ऑफ प्रिविलेजेस बनाया हुआ है कि अगर आपने किसी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे किसी को हायर करना है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर को ये प्रिविलेजेस देंगे, उसको ये इतनी सैलरी होगी, इतनी चीज होगी। अब जो बंदा भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आएगा उसको वो प्रिविलेजेस मिल जाएंगी, जो डिप्टी डायरेक्टर पे आएगा तो वो बन जाएंगी। वो सेट ऑफ दिस आप उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, आप उसको सेंटर, बाज का सेंटर आपको टेम्परेरी भी आप दे देते हैं, वो भी आप यहाँ पर भी सुडो के थ्रू कमांड्स को दे सकते हैं, उसको आप प्रिविलेजेस दे सकते हैं, टाइम बेस्ड दे सकते हैं, परमानेंट दे सकते हैं, वो असाइन कर सकते हैं इस चीज के ऊपर।
शेल जो है, ये शेल बाय डिफॉल्ट इन शेल को सपोर्ट करता है। आप अपने शेल में बिन के अंदर एसएच है, बिन के अंदर बैश है, यूएसआर बिन और उसके ऊपर है, जब हम डेक्ट को डिस्कस करेंगे, और बिन के अंदर टीएसएच है और सीएसएच है, इसी के ऊपर है। इसी तरह आपके कुछ एसबिन के अंदर भी शेल्स हैं, नो लॉगिन के अंदर एसबिन या उस चीज़ में आपके जो शेल्स हैं वो इनको यूज़ होते हैं, इनकी वजह से आप ऑपरेट करते हैं। आम नॉर्मल यूज़र को शेल मिलता है। जब आप नॉर्मल यूज़र होता है बैश मिलता है। जब आप नॉर्मल यूज़र होते हैं नॉन जीरो आईडी के साथ आते हैं, तो आप कोई भी कमांड, अगर मैं ये एलएस की कमांड यूज कर रहा हूं, तो ये एलएस की कमांड ऑपरेट कहां से हो रही है? जो पहला प्रॉम्प्ट होता है, जो ये प्रॉम्प्ट होता है, ये जो भी आप यहां से बैठ के एंटर करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट होता है आपके शेल से, ये बिन से। अगर मैं ये उसके ऊपर है, मैं यहां पर XYZ करके एंटर करता हूं, तो ये XYZ कहीं भी नहीं है, कमांड नॉट फाउंड। XYZ एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं भी इसके ऊपर। लेकिन मैं एलएस करता हूं, तो एलएस वो चीज है, जो ही कोई कमांड करते हैं, अगर मैंने सर्च करना है वेयर इज एलएस, तो वो यूएसआर एलएस बिन के अंदर है इसके ऊपर, और ये मैनुअल्स हैं। यानी यहां से नॉर्मल यूजर या आपका रूट वो बिन से चलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से रूट एसबिन में जाता है, एसबिन को यूज करता है उसके ऊपर। तो ये जो बिन का फोल्डर है, ये नॉर्मल यूजर की एक्टिविटीज के लिए, उसकी कमांड्स के लिए, उनके लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद है /div। यूनिक्स फैमिली में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, वो सारी की सारी डिव के फोल्डर के अंदर जाती हैं। आप एक यूएसबी लगाते हैं, यूएसबी लगाते के साथ ही उसका जो अटैच होगा वो डिव के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल दो कमांड चलती है, एक fdisk-l चलती है। fdisk-l अटैच ड्राइव को शो करता है, जैसे कि div, ये div के अंदर SDA, SDB, ठीक है। अभी अगर आपको मैं SDA को और इन चीजों को भी अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, बेसिकली सिस्टम के ऊपर आपके आईडी कंट्रोलर्स, आप पुराने उसको देखें तो आपके पास हर सिस्टम में दो आईडी कंट्रोलर्स होते थे, ID 0, ID 1, और हाई आईडी के ऊपर आप दो डिवाइसेस लगा सकते थे, जिसको हम प्राइमरी मास्टर, प्राइमरी स्लेव, सेकेंडरी मास्टर, सेकेंडरी स्लेव कहते थे। फिर साथ साथ आपका SCSI कंट्रोलर आ गए, और उस SCSI के ऊपर हम मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, उसके ऊपर है। थॉट अभी तक दो ही चलती हैं इसके ऊपर, ID या SCSI। अगर यहाँ पे HD होता, SD की जगह HD होता, तो आपके सिस्टम में ID कंट्रोलर लगा हुआ होगा, ठीक। अगर SD है तो आपकी SCSI कंट्रोलर लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। यानी पहले दो कैरेक्टर आपको शो करता है कि आपका कंट्रोलर क्या है, उसके बाद A शो कर रहा है आपकी डिवाइस कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी। अगर पहले कंट्रोलर में लगी है तो SDA, दूसरे कंट्रोलर में लगी है तो SDB, तीसरे पे लगा है तो SDC, और जो 1 2 3 जो चल रहा है वो आपकी शो कर रहा होता है पार्टीशन को, कि ये कौन सी पार्टीशन है आपकी, किस चीज उसको आप ऑपरेट करते हैं, यूज करते हैं, उसी के ऊपर। मैंने बात की कि अगर आप fdisk-l करते हैं और USB लगाते हैं आपकी, तो यहां पे fdisk-l से वो आपकी वो शो कर देगा। और अगर df-h करते हैं तो ये माउंटेड डिवाइसेस को शो करता है, जो आपने क्रिएट की है, माउंटेड है, उन चीजों को शो करता है। तो आपका जो डिवाइसेस है, डिव का फोल्डर है, वो डिवाइसेस को यूज करता है। होम सुपर यूजर, यानी जब आप कोई बाय डिफॉल्ट यूजर क्रिएट करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वो होम के फोल्डर में जाता है। अब ये मैंने यूजर राव टेस्ट और टेस्ट1 किया था, तो बाय डिफॉल्ट यूजर की जो लोकेशन है वो होम के अंदर उसके ऊपर है। अब ये जब हम यूजर मैनेजमेंट करेंगे तो फिर हम इसको किसी और जगह भी डाल सकते हैं। लाइब्रेरी, लैब 64 सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64, दो किस्म के आर्किटेक्चर आपके पास होते हैं, एक 64 बिट, एक 32 बिट। ये दोनों लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। जो lib64 है ये 64 बिट को सपोर्ट करता है, जो lib है वो lib32 बिट को सपोर्ट करता है, जो उसको lib की से कहा जाती है, वो लाइब्रेरी है। MNT माउंट के लिए होता है, जब आप नेटवर्क से कोई चीज को माउंट करते हैं तो वो MNT को यूज करते हैं। प्रॉक वर्चुअल प्रोसेसिंग को शो करता है कि कोई भी प्रोसेस, आपके जो प्रोसेस होते हैं वो कहीं सेव नहीं होते, उसके जितने भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपकी प्रॉक के अंदर होती है। प्रोसेस आईडी है आपकी सिस्टम की है, बैकअप लेते हुए कभी भी प्रॉक का बैकअप ना लें।
इसी तरह रन जो आपके जो रनिंग यूजर के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे आपकी सीडी रोम आपकी ब्लिंक करेगी या माउंट होगी तो वो आपके आरएन के अंदर जाएगी। एसआरवी आपके सर्वर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेरी फाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टेम्परेरी फाइल उसके है, और इसका कलर का मतलब ये है कि इसको फुल कंट्रोल है, ये डेंजर जोन में है। वॉर का मतलब है वेरिएबल लॉग, कोई भी आपकी सिस्टम में फाइल के अंदर जो वेरिएशन है वो वॉर के अंदर जाएगी, जिस तरह के सिस्टम लॉग हैं वो वॉर में जाते हैं। बूट का फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपका कर्नल के सोर्सेज पड़े होते हैं। कर्नल बेसिकली आपके बूट के अंदर पड़ा होता है, बूट लोडर आपका बूट के अंदर पड़ा होता है, ग्रब जो यूज किया जाता है, इसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। ETC मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर्स आपको एट द टाइम ऑफ सिस्टम के रिकवरी के टाइम के ऊपर या आपके बैकअप के टाइम के ऊपर ETC का बैकअप लेना चाहिए। मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ETC के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपाची को इंस्टॉल किया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाय डिफॉल्ट ETC के अंदर जाएगी। मेल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ETC में जाएगी। जैसे मैं पासवर्ड यूजर क्रिएट करता हूँ, उसका पासवर्ड शैडो की फाइल, पासवर्ड की फाइल इसके ETC के अंदर जाती है। तो आपको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए बैकअप ले लेना चाहिए, सिस्टम का बैकअप ले लेना चाहिए। लाइब्रेरी हमने वो चीज़ देखी। मीडिया मूवेबल डिवाइसेस ऑटोमेटिकली माउंटिंग आपकी मीडिया के अंदर होती है। OPT ऑप्शनल, OPT एक ऑप्शनल के तौर के ऊपर यूज होता है। जो नॉर्मल यूजर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जो आपके रेड हैट की नहीं है, लिनक्स की नहीं है, वो आप OPT में जस्ट लाइक ओरेकल इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल आप कहीं भी कर सकते हैं, उसकी फिजिकल लोकेशन कहीं भी दे सकते हैं आप उसकी ना, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आपको रिकमेंडेड है उसमें जाना चाहिए। रूट जो है वो उसके आपके सुपर यूजर का होम डायरेक्टरी है। एसबिन सुपर बाइनरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ आपको यूज करते हैं वो आपके एसबिन के अंदर होते हैं, जैसे यूजर ऐड है या पैकेज RPM है, पैकेज इंस्टॉलेशन, उन चीजों को सिस्टम से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लेता है। USR मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, जो वहां पर आपका कर्नल का सोर्स पड़ा हुआ होता है, और यूजर की, जैसे मैंने अभी कमांड चलाई थी वेयर इज LS, वो कहां से कॉल हुई, वो USR बिन के अंदर। इसके अंदर आपका USR के अंदर आपका बिन भी, SBin भी, और ये सारी चीजें पड़ी होती है। ETC भी पड़ा होता है, लिब भी पड़ी हुई होती है, और आपका सोर्स, ये कर्नल का सोर्स भी आपका इसी के अंदर पड़ा होता है कि अगर आप इसको कर्नल के सोर्स को यूज करें तो ये भी सारा इसके अंदर पड़ा होता है। तो ये आपका डाटा स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे और इसी डाटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो बेसिक कमांड्स हैं वो हम नेक्स्ट में यूज करेंगे। आप कोई भी सजेशन है या कोई भी किसी भी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए या वो चीज़ है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आप मुझे दें। आई होप आपका के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।